हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से जैसा आप सभी को मालूम है कि कॉमर्स से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियाँ, टेक्निकल नॉलेज, ये सारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और मुझे आशा है और विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास की सारी क्षतिपूर्ति, यानी कि आप जो ऑफलाइन में जो क्लास कर रहे थे तो उस संदर्भ में आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको मैनेज किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक जो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वह था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो आईकॉम सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है। और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या बताता है और क्या इसका भावार्थ है और कैसे इस संदर्भ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है, यही चीज़ें इस चैप्टर में सीखने को मिलती है। जैसा कि सर्वविदित है कि अगर एक साझेदारी संस्था में कम से कम 2 सदस्यों का होना नितांत आवश्यक है और अधिकतम 20 सदस्य का होना हो सकता है, लेकिन अगर उस साझेदारी संस्था का उद्देश्य बैंकिंग व्यापार करना होता है तो उस साझेदारी संस्था में अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 होती है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जिस समय एक साझेदारी संस्था का जन्म होता है, जिस समय उसका उद्भव किया जाता है, तो उस समय साझेदारों के बीच में एक आपस का विश्वास बहुत ही गहरा होता है। मैंने लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रहती है, विश्वास रहता है, प्रेम जागृत रहता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है तो लोगों के प्रति शंका, आरोप और तरह तरह की दुष्प्रचार, यानी कहा जा सकता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के प्रति शंका की दृष्टि से देखता है, दूसरा साझेदार तीसरा साझेदार के प्रति अच्छी नजरिए से नहीं रखता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों के बीच, यानी साझेदारों के बीच में जो साझेदारी संस्था के संबंध में जो समझौता हुआ था वह समझौता टूट जाता है, यानी कि साझेदारी संस्था पर आंच आ जाता है। और जैसा कि आपको भी बताया गया है कि साझेदारों को सामूहिक रूप को ही फर्म कहा जाता है और फर्म का डिसोल्यूशन का पोजीशन बन जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाता है? हमारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा में जो वर्णित है कि जो धारा 39 कहलाता है, इसी में एक वर्णन किया हुआ है कि साझेदारी का समापन किस किस प्रक्रिया से गुजरता है। तो उसी में बताया गया है कि एक साझेदारी संस्था का जब समापन किया जाता है तो सबसे पहले जितनी सारी संपत्तियां जो अर्जित की हुई है उन संपत्तियों को बाजार में बेच दिया जाता है। और बेचने के पश्चात में जो रकम प्राप्ति होता है उस रकम का उपयोग सबसे पहले बाहरी दायित्वों के लिए किया जाता है। और उसके पश्चात अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो जो साझेदार लोग पूंजी लगाए हैं तो उस साझेदार का पूंजी को वापसी किया जाता है। और अंततः फर्म देखता है कि मैंने रिलायंस अकाउंट का तो निर्माण कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब फर्म देखता है क्या कि मेरा पैसा जो आया है वह मैं पेमेंट कितना किया हूँ। इस संदर्भ में वह लास्ट में बैंक अकाउंट बनाता है। तो ये तीनों अकाउंट जो है, रिलायंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, एक रिलायंस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीटमेंट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट की तरह किया जाता है और एक बैंक अकाउंट जो है वह रियल अकाउंट की तरह किया जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि जो पिछली क्लास में हमने 20 तक पहुंच गए थे और आज मैं 21 में आपको दिखाया जा रहा है क्या कि एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। इसमें हेडिंग्स में दिया हुआ है टेकन ओवर द फर्म्स एसेट्स लायबिलिटीज अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बाय द पार्टनर्स, कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है। तो इस संदर्भ में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और आप लोग अपने बुक्स को सामने रखिए और इसको अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। S&W आर पार्टनर्स इन ए फर्म, उस फर्म में 2 साझेदार हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1।
कि अगर 5 के अनुपात में अगर उसका प्रॉफिट होता है तो 4 हिस्सा एस लेता है और डब्ल्यू लेता है 1 हिस्सा। They decided to dissolve the partnership on 31st March 2019, on which date their balance sheet stood as follows कि 31 मार्च 2019 को उस फर्म का डिसोल्यूशन कर दिया गया, मतलब समापन कर दिया गया, और उस तारीख को बैलेंस शीट देखा गया कि एसेट्स में हमारा क्या क्या पोर्शन है और लायबिलिटीज में कौन कौन सा आइटम्स है। और एडजस्टमेंट में बोला क्या कि द रियलाइजेशन शोड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ द बुक वैल्यू। जितने किताब में लिखा हुआ है, जितने पुस्तक में लिखा हुआ है, उसका 90% रियलाइज किया जाएगा। ट्रेड मार्क्स 4000, गुडविल वाज सोल्ड 5000, प्लांट एंड स्टॉक्स वेयर टेकन ओवर बाय एस फॉर 72,000 एंड 18,000 रिस्पेक्टिवली। ये क्या मामला है? प्लांट और स्टॉक को जो बेचा गया तो बाजार में बिका नहीं, बल्कि एस बोला कि ये संपत्तियां जो है सो मुझे दे दिया जाए, तो एस कैपिटल अकाउंट के हेडलाइंस में इसको दिखा दिया जाएगा। एंड ई एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 3000। एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, मतलब अलिखित संपत्ति जो 3000 का है, इसको कितने में बेच दिया गया? 1000 में। डिस्काउंट्स अमाउंटिंग टू 400 वेयर अलॉट बाय द क्रेडिटर व्हाइल पेइंग देयर क्लेम्स। जब क्रेडिटर लोग को पैसा पेमेंट करने की बारी आई तो 400 रुपया कम करके उसको सॉल्यूशन कर दिया गया। द एक्सपेंसेस ऑफ फॉर रिलाइजेशन अमाउंटिंग टू 2000, और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो अमाउंट आया हुआ है और 2000 का। फर्नीचर इज एज्यूम टू बी वैल्यूलेस, और फर्नीचर का जो बात आया वो पूरी तरीके से वैल्यूलेस हो गया। तो सवाल में पूछा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, द सेटलमेंट वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखिए, हम लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा जो मैंने फॉर्मेट पहले खींच दिया हूं। तो एक रिलाइजेशन अकाउंट का मामला आता है जो वह हमारा क्या है कि सबसे पहले रिलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट कॉलम जो होता है वह पार्टिकुलर्स, दिस साइड इज द डेबिट एंड अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स amounts, and this side is indicate the credit rupees and rupees। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट एंड क्रेडिट, यहां भी आपको लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर्स, ये एस है, ये डब्ल्यू है। इंडियन रुपीज में आपको इंडिकेट करना है। ये क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर्स एस एंड डब्ल्यू, ओके। अब यहां बैंक अकाउंट में भी ये अकाउंट नेचर पर है, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट पार्टिकुलर्स, मतलब इस प्रकार से हम लोगों का फॉर्मेट रेडी हो गया। तो अमाउंट्स, पार्टिकुलर्स, अमाउंट्स एंड रुपीज एंड रुपीज। अब डाटा एंट्री कैसे होगा उसके बारे में देखिए। सबसे पहला बोला हुआ है क्या कि एसेट्स जो हमारा जो मिसलेनियस है उसको पहले एंट्री कीजिए। और हम लोग जैसा पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि इसका जनरल एंट्री होता है रिलाइजेशन अकाउंट डीआर टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो हमारा यहाँ पर प्लांट सबसे पहला है। प्लांट में कितना दिया हुआ है? 60,000, ओके। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? फर्नीचर, फर्नीचर कितना दिया हुआ है? 2000। और उसके बाद में देनदार, ये रिजर्व घटा करके कितना है बाहर में? 43,000। और उसके बाद क्या है? स्टॉक, स्टॉक का रकम कितना है आपका? 30,000। और उसके पहले भी एक रकम दिया हुआ है ट्रेडमार्क्स के रूप में, ट्रेड मार्क्स कितना दिया हुआ है? 6,000। अब आगे कैश दिया हुआ है। ये कैश जो है आपका ये ऑटोमेटिकली रियलाइज्ड है। क्यों? इसको इस साइड में यहाँ क्यों लिखा जाता है कि
सारी संपत्तियों को जब जब बाजार में बेचते हैं तो मुझे कैश में मिलता है या बैंक अकाउंट में मेरा पैसा क्रेडिट होता है। तो ये कैश जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ये बैंक अकाउंट का बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। कितना? 14,000। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इसके बारे में आगे चर्चा होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट होता है, देख लेंगे इसको। और इस साइड में क्या दिखाना है आपको? लायबिलिटीज, जो बैंक लोन दिया हुआ है आपका, इसके बारे में जर्नल एंट्री क्या होता है? तो सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो 10,000 हो गया। और उसके बाद में क्रेडिटर है, कितना है क्रेडिटर्स? 40,000। ओके, अब एडजस्टमेंट देखिए और इसका बैलेंस BD भी कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में इन लोगों का, बाई बैलेंस BD। कितना है? 80,000 और 30,000। एस बोला कि इस फर्म को चलाने के लिए मैं पूंजी के रूप में 80,000 दिया हूं, और W भी बोला कि मैं इस फर्म को चलाने के लिए 30,000 दिया हूं। तो फर्म का कैपिटल 1,10,000 है। तो देनदारों से पुस्तकीय मूल्य का 90% रियलाइज्ड हुआ, यहां पर बोला हुआ है। तो हम लोग लिख लेते हैं बाय कैश रियलाइज्ड फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स। ओके, कितना हो जाएगा? सबसे पहला बोला हुआ है देनदार, कितना? 90%। तो 90% यानी कि 60,000 का टोटल दिया हुआ है 45,000। तो 45,000 का अगर 90% निकालना है अगर हम लोगों को, तो 10% होता है 4,500। तो 45,000 में 4,500 को हम माइनस कर दिए तो हमें मिला कितना? 40,500। अब दूसरा आइटम में बोला ट्रेडमार्क्स को बिक्री किया गया, तो इससे मिला हमें पैसा कितना? 4,000। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब तीसरा आइटम में गुडविल को सोल्ड किया गया, गुडविल कितना में किया गया? तो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर बुक 5,000। नेक्स्ट स्टेप में बोला कि प्लांट एंड मशीनरी को बाजार में बेचा गया, लेकिन ये बेचने के बाद में पैसा नहीं मिला। इस वजह से नहीं मिला कि एस तैयार हो गया कि अब हमें ही ये चीज दे दीजिए। तो एस कैपिटल अकाउंट के हेडलाइंस में लिखेंगे। तो क्या क्या लिया? ये प्लांट को ले लिया कितना में, और कितने में लिया? एक चीज और, स्टॉक लिया। कितने में लिया? 72,000 में प्लांट ले लिया और 18,000 में ये स्टॉक ले लिया। तो दोनों रकम को हम बाहर करेंगे तो 8 और 2 10, 1 7 8 और 1 9, मैंने 90,000 रुपया का संपत्ति एस ले लिया। अब बोला जब हमारा हिसाब होगा उस समय एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब उसके बाद बोला एक अलिखित संपत्ति है जिसका अनुमानित मूल्य 3,000 है, 1,000 रुपया में बेच दिया गया। तो यहां पर लिखिएगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कितना में बेचने पर पैसा मिला? 1,000 का। और क्या बोला हुआ है कि लेनदारों को उनके भुगतान में 400 रुपये का छूट मिला। लेनदार जब 40,000 रुपये का डिमांड किया कि मुझे पेमेंट दिया जाए, तो इनको पेमेंट दिया गया कितना? 40,000 रुपया में कितना पैसा काटना है इसको? 400। तो कितना बच गया? 39,600, राइट। और इसके आगे क्या बोला हुआ है कि वसूली का व्यय 2,000 रुपया हुआ। तो वसूली का व्यय कितना हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट होता है। यहाँ पर हम लोग एक्सपेंसेस के वे में लिख देते हैं। कितना रकम दिया हुआ है कोई किताब पर? 2,000 रुपया। तो हमारा इसका पेमेंट तो 40,000 का हो गया है, लेकिन जो बैंक वाला जो लोन दिया हुआ है वो भी तो पैसा मांगेगा, क्योंकि वो उसकी नजर तो फर्म पर है कि ये फर्म डिजॉल्व हो गया है और सारी संपत्तियों को बेच दिया गया है। तो इसका भी 10,000 रुपया का पे आउट कर दिया जाएगा। अर्थात क्या हुआ कि रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, इसका भी क्लियर हो गया। अब देखिए जोड़ के कि 500 रुपया यहाँ पर हुआ, 40 और 4 44 और 5 49 और 1 50,500 रुपया। और फर्नीचर का जहां तक मामला है, सारी संपत्तियां जो बिक गया या तो एस ले लिया है,
लेकिन एक संपत्ति ऐसा है जो फर्नीचर है जिसका रकम 2000 है, उसके बारे में बोला हुआ है कि फर्नीचर्स वैल्यू इज वैल्यूलेस, मतलब उसको मूल्यहीन हो गया, पूरे के पूरे नुकसान हो गया। तो ये नुकसान और फायदे का निर्णय जो करना है वह रिलायसन अकाउंट को बनाने के बाद में होता है। तो यहाँ पर कैसे इसको निर्माण करेंगे वो देख रहे हैं हम लोग। अब इस साइड में अवलोकन कीजिए दोनों चीज को कि कौन सा पक्ष बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर बात आ रहा है क्या कि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि डेबिट साइड ही बड़ा होता है, क्योंकि ये परिस्थिति में अधिकांशतः नुकसान होता है। तो 2 3 5 6 11 9 20 2 22 2 6 8 4 12 3 15 15 3 18 18 और 1 19, 1,92,600। तो 1,92,600 में हम यहाँ पर करते हैं। तो अब देखिए कितना आता है, 5 और 1 6। अब यहाँ पर देखिए 2 1 4 5 और 5 10 10 और 9 19, मतलब 2100 रुपया हमारा क्या आ गया कि हमने आपको बताया है कि डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, कंक्लूजन विल बी लॉस। और क्या बोला हुआ है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो यहां पर दिखाना है कि लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है? एस और डब्ल्यू। तो एस का और डब्ल्यू का रेशियो कितना दिया हुआ है इसमें? एस और डब्ल्यू क्या है रेशियो इसका 21 में? तो 4:1। क्वेश्चन नंबर यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो एस और डब्ल्यू का 4 और 1 अनुपातिक योग हो जाएगा 5। तो 5 से 2100 में भाग देते हैं तो 5 चौके 20 और 5 दूने 10, मतलब एक हिस्सा 420 आता है। तो यहां पर निकालना है 2/3 और 1/3। तो यहां पर हो गया आपका 420। 4:1 है, 2:3 नहीं है, ये मैंने गलत इनपुट किया। तो 4/5 और 1/5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको आ जाएगा 420 और यहां पर आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौके 16। तो 1680 और 420, मतलब इस रिलायसन अकाउंट को बनाने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि एस जो है, एस को 1680 रुपया नुकसान वहन करना पड़ेगा और डब्ल्यू को 420 रुपया नुकसान वहन करना पड़ेगा। ये क्लियर क्या हुआ कि जितनी सारी संपत्तियों को मैंने डेबिट किया, ये संपत्तियों को बेचने के बाद में जो आया उसको कैश अकाउंट में या बैंक अकाउंट के हेडिंग में दिखाया जा सकता है, और जितना सारा दायित्व का क्रेडिट में इनपुट किए उसका पेमेंट हम इधर किए, जिसमें से क्रेडिटर लोग बोला कि हमें 40,000 रुपया दिया जाए, जिसमें से जब देने की बारी आया तो बोला 400 रुपया आप कम दे करके आप पे आउट कर सकते हैं। बैंक वाले को भी 10,000 दिया गया और इतनी सारी खर्च जो हुआ, छोटी छोटी खर्च, वह हमारा 2,000 है जो वसूली व्यय के रूप में दिखाया जाता है, जो यहाँ पर भी इनपुट कर दिया गया है। तो अगर जर्नल बनाने की बारी अगर आती है तो आपको बनाना पड़ेगा सबसे पहले रिलायसन अकाउंट दिया टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट दिया टू रिलायसन अकाउंट, और फिर इसका जर्नल करना रहेगा तो आप कीजिएगा कैश अकाउंट दिया टू रिलायसन अकाउंट 50,500, इसका पेमेंट करना रहेगा तो रिलायसन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट कितना 39,600, फिर इसका भी जर्नल करना रहेगा तो रिलायसन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 2,000, फिर रिलायसन अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट 10,000। अब इसका जर्नल एंट्री की बारी आएगी आपके बीच में, तो इसको करना है एस कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिलायसन अकाउंट 90,000। और यहाँ पर बात आ रहा है कि लॉस का जर्नल एंट्री क्या होगा, ये होगा क्या कि एस कैपिटल अकाउंट डी आर और डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट डी आर टू रिलायसन अकाउंट। मतलब इस चीज को बताने के बाद में आपको स्पष्टीकरण यही किया गया कि आप अकाउंटिंग पोस्टिंग तो कर लीजिएगा, लेकिन अगर आ गया सवाल कि आप इसके बारे में रोजनामचा बनाइए, जर्नल बनाइए, तो जो मैंने आपको बताया उस अनुसार से इसके माध्यम से भी बना सकते हैं रोजनामचा। तो अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या होता है चर्चा। तो ये सवाल आता है एक चीज और क्या कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने समय आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कि क्या जनरल रिजर्व वगैरह दिया हुआ है क्या,
कंटिजेंसी फंड वगैरह दिया हुआ है क्या? तो यहाँ जनरल रिजर्व फंड वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग निकालेंगे क्या चीज कि सबसे पहला ये लॉस जो आया हुआ है डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड में आया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसा क्यों होता है, एक दिमाग में आ सकता है प्रश्न कि आखिर ये एंट्री जो हमने क्रेडिट साइड क्यों नहीं किया। तो हमने बताया आपको जनरल एंट्री में कि एस कैपिटल अकाउंट DR, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट DR, टू रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट। तो चूंकि एस और डब्ल्यू जो है सो डेबिट साइड में आ रहा है, तो हमने अपने हाथों को डेबिट साइड रखा और संबंधित खाता क्या है, तो रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट मैंने यहाँ लिख लिया। तो एस के हेडलाइंस में कितना रकम आ रहा है, तो 1680, और डब्ल्यू का कितना आ रहा है, 420। अब यहाँ पर एक चीज और क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर बात आता है कि कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में कितना रकम दिया हुआ है, तो यहां पर दिया हुआ है 5000। तो इसका हो गया 4000 और इसका हो गया 1000। तो कितना हो जाएगा इसका, तो 84,000 रुपया जो है, 84,000 रुपया में आपको पे आउट किया गया है। यहाँ पर देखिए आपका एक एस बोला कि मेरा पैसा 80,000 रुपया है, तो फर्म की तरफ से जवाब आया हुआ है कि आपको लॉस के रूप में 1680 रुपया हुआ है, प्लस प्लांट और स्टॉक को आप लिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपका आ गया कितना, 90,000 रुपया। ये 90,000, तो 90,000 रुपया जो हुआ, तो अब यहाँ पर बात आ रहा है क्या कि एस का 84,000 इधर दिखा रहा है और इधर दिखा रहा है 91,600 रुपया। तो अब कितना लाना पड़ेगा इसको पैसा, 91,680 इस साइड में हुआ, और इस साइड में कितना हुआ, इस साइड में कितना हुआ आपका 84,000। तो 84,000 रुपया है। तो इसमें एक चीज और यहाँ पर बात आ रहा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो दिया हुआ है वो किस साइड में दिया हुआ है, 5,000। तो यहाँ इनपुट का इस साइड आपको करना पड़ेगा, ये एसेट साइड में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यहाँ पर लिखिए कितना, 4,000 और 1,000 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर 91,680 की जगह पर जोड़ने पर आ जाएगा 680, 91 और 4 95,680। तो 95,680 रुपया यहाँ देखा गया। तो फर्म बोला कि आपका पैसा 80,000 है, आपको पैसा लाना पड़ेगा 15,680 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया बाई बैंक अकाउंट, ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है 15,680। मतलब उसको पेमेंट नहीं किया गया, बल्कि 15,680 को मांग किया गया कि आप जो पहले से संपत्ति ले चुके हैं तो आपको 15,680 रुपया हिसाब करने के बाद देना पड़ेगा। तो अब डब्ल्यू का भी कहना है कि हमारा पैसा 30,000 रुपया है, ये 30,000 रुपया मुझे दिया जाए। तो 30,000 में फर्म बोला कि आपका 420 रुपया नुकसान हुआ है और 1,000 रुपया और नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर आ रहा 8 2 10, 1 4 5 और 5 10, 1 1 2, और क्या चीज आ रहा है, 2 और 28 30। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फर्म भुगतान करेगा डब्ल्यू को। इसका जर्नल एंट्री क्या करेंगे, डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। इसका क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, एस बैंक नहीं, एस कैपिटल के खाते में हो रहा है ना 15,680, तो बैंक अकाउंट DR टू एस कैपिटल अकाउंट फर्म में आ रहा है। तो अब फर्म देखता है कि मेरा हिसाब क्या है, कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया, ये दोनों पक्ष तो मिलना चाहिए। तो अब देखिए हिसाब किताब में क्या आ रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन पर।
तो देखिए कैश में हमारा 50,500 रुपया है, रिलायंस अकाउंट के माध्यम से आया हुआ है। ओके, कितना? 50,500 रुपया। और क्या आया पैसा? क्रेडिट साइड ही एंट्री कर लेते हैं, और तो कुछ नहीं है। और इस साइड में क्रेडिट साइड में एस वाला है, एस भी पैसा लाया है। तो एस कैपिटल अकाउंट कितना लाया? 15,680। ओके, अब क्या बात आ रहा है यहाँ पर? इस साइड जितना पैसा आता है उसको एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो पैसा आता है उसको इस साइड करते हैं। इतना पैसा मेरे पास आया, तो गया कितना? तो अब इसको पेमेंट कीजिए बाय रिलायंस अकाउंट। कितना हो जाएगा रिलायंस अकाउंट में आपका? सबसे पहला 39,600। ओके, दूसरा बार पेमेंट फिर किए हम रिलायंस अकाउंट में ही किए हुए हैं। कितना? 2,000 रुपया। और तीसरा रकम क्या हुआ है? फिर रिलायंस अकाउंट में कितना हुआ? 10,000। ओके, और अब पेमेंट किसका है? रिलायंस अकाउंट का सारा तो डाटा तो चला गया बैंक अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका 15,680 का भी इनपुट कर चुके हैं, जो पैसा फर्म में लाया। और डब्ल्यू फर्म में लाया नहीं पैसा, बल्कि इसको पेमेंट हुआ जो डेबिट साइड में आपका दिया हुआ है। तो बाई रिलायंस अकाउंट नहीं, रिलायंस अकाउंट नहीं बल्कि डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट। डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट कितना है? 28,580। अब देखिए दोनों साइड मिलना नितांत आवश्यक है। अब पता नहीं क्या होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं भी नहीं जानता हूं। अगर कहीं पर अगर डाटा एंट्री गलती हुआ होगा तो नहीं मिलेगा, अगर सब सही होगा तो मिल जाना चाहिए। देखते हैं जोड़ करके। इसका आता है 80, 5 और 6 11, 1 4 5 और 5 10, 1 1 2 5 7, 7 और 1 8, 80,180 आ जाता है। यानी आंसर के अनुसार से भी देखा जा रहा है तो 80,000 आपका आंसर में भी दिया हुआ है। अब इस साइड देखिए कितना आता है? 80, 6 और 5 11, 1 9 10, 2 12 और 8 20, 2 3 5 और 1 6 और 2 8। यानी कि ये अच्छी बातें हैं कि जो टेक्निकल चीज के आधार पर जो बनाया गया, इससे क्लियर होता है कि दोनों साइड जो है हमारा मिल जाता है। मतलब दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट बोथ आर सेम, सो वी कैन एज्यूम दिस क्वेश्चन इज ट्रू एंड फेयर। इसमें से आपको यहाँ तक हम दोबारा कन्विंस कर दिए थे। यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट आपको और कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। ये आपका बैलेंस बीडी आपको 80,000 रुपया दिखाया हुआ है। 80,000 रुपया दिखाया हुआ है एक सवाल पर है, और 30,000 ये लगाया फर्म पर। अब यहाँ पर 1680 या 420 रुपया क्या चीज का आया हुआ है? ये रिलायंस का नुकसान हुआ है, इसका एंट्री हुआ है। और फर्म जो लिया, फर्म क्या संपत्ति जो लिया एस 90,000 रुपया का, जो प्लांट और स्टॉक लिया, तो उसका भी एंट्री हमने 90,000 रुपया का कर दिया। तो उसके बाद में क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक दिया हुआ है, इसमें यहां पर आप लिख लीजिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है, इस वजह से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो सवाल में लिखा हुआ है वही चीज अकाउंट। 4,000 और 1,000, 4,000 और 1,000 क्यों किए? क्योंकि 5,000 रुपया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में दिया हुआ है, तो 4:1 के लाभालाभ अनुपात है, तो 4:1 के आधार पर 4,000 और 1 5,000। अब यहां पर बात आता है कि एस बोला कि मेरा हिसाब में 80,000 रुपया मेरा पूंजी है, तो फर्म बोला कि 1680 रुपया जो है सो आपका नुकसान हुआ है रिलायंस अकाउंट में, और रिलायंस में 90,000 रुपया का आपने संपत्ति ले लिए हैं, जिसके और क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट में 4,000 रुपया का सस्पेंसिव लॉस हो रहा है। तो आपका लॉस साइड में मतलब इतना सामान भी लिए हैं और कुछ लॉस वहन करना पड़ रहा है, तो 95,680 रुपया का आपके हिसाब में आता है। आप पैसा देना चाहिए आपको 95,680, लेकिन आपका पूंजी केवल 80,000 है,
इसलिए 15,680 आपको फर्म में देना पड़ेगा। ऐसा इसका बढ़ क्यों गया? क्योंकि उसने संपत्ति लिया है। अब इस बात को एस का हिसाब होने के बाद में डब्ल्यू देखा क्या कि एस का हिसाब तो क्लियर हो गया। डब्ल्यू भी फर्म से बोला कि मेरा भी हिसाब क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि फर्म तो डिजॉल्व हो गया है। तो 30,000 रुपया ये बोला कि मेरा पूंजी है। फर्म की तरफ से आया हिसाब क्या कि 420 रुपया उसका नुकसान हुआ है रिलायंस अकाउंट में, 1,000 रुपया सस्पेंस अकाउंट में हुआ है। तो ये घटा करके जो शेष रकम आता है उसको फर्म पेमेंट कर देता है। किसको? डब्ल्यू को। तो कितना रकम पेमेंट करेगा? 28,580। अब बैंक अकाउंट में क्या हुआ? ये पैसा आया 14,000, 50,000 रिलायंस अकाउंट से आया हुआ है, और 15,680 एस का पैसा जो आया वह हमारा हो गया 80,180, और 39,600 रुपया यहाँ पर आप देखिए बैंक अकाउंट में पेमेंट हुआ है। रिलायंस अकाउंट 2,000 रुपया बैंक के जरिए में पेमेंट हुआ है, और फिर रिलायंस अकाउंट में ये बैंक लोन का पेमेंट 10,000 था, उसका भी पेमेंट हो गया है। और डब्ल्यू को पेमेंट किया फर्म कितना? 28,580। तो जोड़ने के बाद में आता है 80,180। तो ये इससे क्वेश्चन से क्लियर क्या होता है, क्योंकि आपको अगर एक सवाल अगर अच्छे से बना दिया जाता है, समझा दिया जाता है बढ़िया तरीके से, तो आपको अगला क्वेश्चन आसान लगता है, फिर अगला क्वेश्चन आसान लगता है। लेकिन आपके बीच में मोटिवेशन नहीं हो, आपके बीच में अच्छे तरीके से नहीं बताया जाता, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर कुछ न समस्या अपने आप उत्पन्न होते रहता। तो कोशिश कीजिए कि पूरी अंतरात्मा से, पूरी तन और मन के साथ समर्पित होकर के क्लास ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिएगा कि मैंने क्लास ज्वाइन किया, केवल वीडियो देख रहा हूं और मैं इसके अलावा कुछ ना करूंगा, ना होमवर्क करूंगा, ना किसी प्रकार का प्रैक्टिस करूंगा, केवल वीडियो देख करके और मैं क्लास ज्वाइन किया, मैंने सोचा कि मेरा तैयारी हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आपको करना क्या है कि आप अपने क्लास में ज्वाइन जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आते थे, बुक्स वगैरह ले करके और अपने स्थान पर बैठते थे और सारे क्लासेस होता था बढ़िया तरीके से, तो उसी प्रकार से आपको फीलिंग करना अपने घर पर ही कि मैं क्लास जा रहा हूं और सारा बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह ले करके बैठिए, ताकि आपको ये चीज अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको किस बुक के माध्यम से आपको सवाल समझाया जा रहा है, अगर आपके पास किताब नहीं है, तो आपको समझने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किताब, कॉपी, कलम वगैरह लेकर के बैठिए। यही आपका एक मुख्य साधन है। आपके किताब में जितने सारे प्रॉब्लम्स है उसको समाधान करने के लिए आपको क्लास के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। तो आपको अंततः यही बात बताया जा रहा है कि आप निरंतर अभ्यास कीजिए, और इस अभ्यास के माध्यम से ही आपकी अकाउंटेंसी की एक पूर्ण रूपेण तैयारी हो पाएगी। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।